नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है क्रिया, जो कि वाक्य के 8 पदों में से तीसरा पद है। 2 पद हम पहले पढ़ चुके हैं। पहला पद था संज्ञा और दूसरा पद था सर्वनाम, जिसको ट्रिक के आधार पर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था। आशा करती हूँ कि आपने इसको अच्छे से पूरे वीडियो को पूरा देखा होगा, अच्छे से समझा होगा। तो आज आइए, क्रिया क्या है और क्रिया में महत्वपूर्ण बिंदु कौन से होते हैं, ध्यान देने योग्य बातें कौन सी होती है, किस तरीके से। जैसे क्रिया अगर हम बोलेंगे तो क्रिया है क्या? कोई भी कार्य होने की दशा, यानी जिन शब्दों से हमें काम होने का या कार्य होने का पता चलता है, वो है अपनी क्रिया। अब क्रिया क्या है? जिसके पीछे ना लगा हो वो क्रिया। जैसे लिखना, उठना, बैठना, पढ़ना, रोना, सोना, गाना, ये सब क्या होगी? क्रिया। अब यहाँ अगर एक बात ध्यान देने योग्य है कि कुछ शब्दों के पीछे, यानी संज्ञा शब्दों के पीछे भी ना लगा हुआ होता है, तो क्या हम उनको क्रिया मान लेंगे? बिल्कुल नहीं। जैसे खिलौना शब्द होता है, खिलौना शब्द में पीछे ना होता है, तो क्या हम उसे क्रिया मानेंगे? बिल्कुल नहीं, ये क्रिया नहीं हो सकती है। ये एक संज्ञा शब्द ही होता है, जो हमने संज्ञा के वीडियो यदि आप देखोगे तो आपको इसके बारे में अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। अब क्रिया होती क्या है और किस तरीके से इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं, आइए देखते हैं। जैसे कि क्रिया क्या है कि वाक्य के 8 पदों में से तीसरा पद आता है क्रिया का। अगर हम वाक्य बनाते हैं और यदि वाक्य में क्रिया नहीं हो तो वो वाक्य कैसा माना जाता है? अपूर्ण माना जाता है, वो पूर्ण वाक्य नहीं माना जाता है। इसलिए और बिना कार्य के तो कुछ होता ही नहीं है। तो आइए देखते हैं। जिन शब्दों से, ये इसकी एक परिभाषा है कि जिन शब्दों से किसी कार्य के या काम के होने का हमें बोध होता है या पता चलता है, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब क्रिया जैसे लिखना है, पढ़ना है, खाना है, बोलना है, रोना है, धोना है, जो भी है, बहुत कुछ है, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। केवल एक ही धातु से, धातु तो उसमें एक ही होती है, मूल धातु होती है, और मूल धातु में प्रत्यय लगा के अनेक सी क्रियाएं बनाई जाती है, और वो अलग अलग तरीके से भी बनाई जाती है। जैसे पढ़ना है, खाना है, या पढ़वाना। अब यहाँ पे ये दूसरा प्रत्यय दिखाई दे रहा है, ना नहीं होके यहाँ पे वाना लिखा हुआ है, तो ये दूसरी क्रिया की श्रेणी में चली जाती है, जो हम आगे और विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है। अब क्रिया में ध्यान देने योग्य बात कौन सी है? अब यहाँ ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी है कि जब भी आप क्रिया पढ़ो तो ये अगर 3 बातें आपके दिमाग में रहेगी तो आप कहीं पे भी गलती नहीं करेंगे। कैसे? कि क्रिया हमेशा 2 तरीके से होती है। अब 2 तरीके से कैसे होगी कि एक तो मैंने लिखा जैसे यहाँ की पानी पी रहा है, तब इसमें कार्य को किया जा रहा है, अपने आप नहीं हो रहा है। तो एक तो क्रिया को किया जाता है, किसी और के द्वारा किया जाता है, तो वो क्रिया की जा रही है। और एक दूसरा, जैसे सूर्य चमकता है या नदी में पानी बह रहा है, तो बह रहा है, क्या इसको कोई बहाता है? क्या मनुष्य के द्वारा हुई? क्या नहीं होती है। तो ये क्रिया किस प्रकार हो रही है? स्वयं हो रही है। तो क्रियाएं हमेशा 2 तरीके से होती है। कौन सी? एक तो वो करवाई जाती है और एक दूसरा स्वयं होती है। दूसरी ध्यान देने योग्य बात है कि वाक्य प्रयोग करते समय या वाक्य बनाते समय विभक्ति चिन्ह, जिसको कारक चिन्ह बोलते हैं, यदि विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाए तो वो क्रिया किस आधार पर हो जाती है? कर्म के अनुसार हो जाती है। जैसे कि राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पे राम ने, अब मैं क्या आ गया? यहाँ पे विभक्ति चिन्ह आ गया। और विभक्ति चिन्ह आते ही क्रिया किस आधार पर मानी जाती है? कर्म के आधार पर इसको माना जाएगा। ठीक है। और वहीं यदि विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हो तो कर्ता के अनुसार हो जाती है। जैसे इसी वाक्य को कर्ता के अनुसार हम कैसे करेंगे कि राम ने, अगर यहां से ये हटा दिया जाए, राम
रावण को मारते हैं। अगर यहाँ पे विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया है तो ये किस में चली जाएगी, अपने कर्ता के अनुसार हो जाएगी। ठीक है। फिर तीसरी ध्यान देने योग्य बात क्या है कि क्रिया कैसा है, एक विकारी शब्द है। और विकारी और अविकारी शब्द दो प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी अविकारी। विकारी शब्द हम किस किस को बोलते हैं वो हम विस्तार से पढ़ेंगे, जब हम शब्दों के भेद पढ़ाए जाएंगे तब मैं अच्छे से पढ़ाऊंगी। अब तक हमने संज्ञा पढ़ा था, संज्ञा भी प्रयोग के अनुसार बदल जाती है, सर्वनाम भी प्रयोग के अनुसार बदल जाते हैं, और क्रिया भी एक ऐसा पद है जो लिंग, वचन, काल के अनुसार जो बदल जाए हम उनको विकारी शब्द कहते हैं या विकारी पद कहलाते हैं। अब यदि ऐसे लिखा यहाँ पे कि राम जाता है, राम जाता है, तो ये राम क्या है कि पुल्लिंग शब्द। अब पुल्लिंग शब्द होते ही यहाँ क्रिया क्या हो गई कि जाता है। और अगर यदि यहाँ ऐसे लिख दूं कि सीता जाती है, सीता जाती है, तो अब यहाँ पे ये क्रिया कैसे बन गई, जाती है, यानी क्रिया ने अपना लिंग बदल लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कर्ता कौन आ गया, स्त्रीलिंग आ गया, इसलिए इसने अपना रूप बदल लिया। इसलिए जो इसके अनुसार, किसके अनुसार, लिंग, वचन, काल के अनुसार जो अपना रूप बदल लेते हैं उनको हम विकारी शब्द कहते हैं या विकारी पद कहते हैं। अब क्रिया कैसे बनती है, जैसे एक ही शब्द के द्वारा, एक ही मूल धातु के द्वारा कितनी क्रियाएं बनाई जा सकती हैं, तो उसको देखने के लिए जैसे मैंने यह शब्द लिखा या मैंने धातु लिखी लिख। अब इस लिख से आप कितने अलग अलग तरीके से क्रियाएं बन सकती है, वो कैसे। अब लिख से क्या हो सकता है कि लिखना, लिखेगा, लिखता है, लिखवाना, लिखा। तो अब देखिए धातु तो एक ही है, मूल धातु एक ही है। अब इसके अंदर यहाँ अगर बताया जाता है कि मूल धातु में प्रत्यय कौन सा, कि ना लगने से क्रिया बनती है। अब यही क्रिया प्रयोग के आधार पर किस तरीके से परिवर्तित हो जाती है, यानी इस लिख धातु में क्या जुड़ने से देखो शब्द के रूप किस तरीके से या क्रिया के रूप किस तरीके से बदल गए। तो ये सारे क्या है, अलग अलग क्रिया के भेद हैं। अब क्रिया के भेद कितने तरीके के होते हैं या किस तरीके से इसकी आगे इसको विस्तारित इसको बताया गया है, तो भेद की ट्रिक मैंने आपके लिए बनाई है। वो क्या है कि कर्म तो है दो, कर्म कितने हैं, दो, यानी कर्म के आधार पर क्रिया होती है दो प्रकार की, और रचनाओं के आधार पर क्रियाएं कितनी होती है, 6 प्रकार की। तो आज हम इसके बारे में, किसके बारे में, आज हम कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है हम उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। क्रिया को जैसे यहाँ मैंने बताया कि कर्म के आधार पर 2 और रचनाओं के आधार पर 6। तो ये कौन से 2 आधार हैं, तो क्रिया को किसके आधार पर, 2 आधार पर आगे की ओर विभाजित किया जाता है। अब वो 2 आधार कौन से हुए, एक तो हुआ कर्म और दूसरा रचना। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कर्म के आधार पर। तो कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की हुई, 2 प्रकार की। अब वो कौन कौन से, एक तो अकर्मक और एक सकर्मक। अब अकर्मक के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो ये ध्यान देने योग्य बात होगी कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि अकर्मक, अकर्मक यानी बिना कर्म के। अब कर्म तो यहाँ, कर्म यहाँ में भी दिख रहा है, इसके अंदर भी कर्म दिख रहा है, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या हुआ, दोनों में अंतर इतना ही है कि ये बिना कर्म के होगी और ये कर्म के साथ में होगी। तो
जब वाक्य में क्रिया का कोई कर्म ही नहीं होता, बिना कर्म के जो क्रिया संपादित होती है उसे हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। और इसमें जब हम इसको लिखते हैं या जब क्रिया के आगे इसको पहचानने की एक बहुत अच्छी ट्रिक है। यदि आप क्रिया के आगे क्या लगाते हो, यदि आप क्या लगाए या किसको लगाए, क्या और किसको, कहां लगाना है आपको, ये क्रिया से पहले। यदि आप क्रिया से पहले क्या और किसको यदि आप लगाते हो और यदि आपको उत्तर मिलता है, यदि आपको उत्तर नहीं मिलता है तो वो किस में चली जाती है, अकर्मक क्रिया में। जैसे उदाहरण दिया मैंने यहाँ पे कि राम जाता है। अब जैसे कि हमारी पहचानने की जो ट्रिक है उसको मैं बताऊं कि क्रिया से पहले हमें या तो क्या या किसको ये लगा के हमें अपना उत्तर जानना है। जैसे मैंने ये लिखा जाता है क्रिया जाता है, क्रिया के आगे यदि मैं लगाती हूँ कि क्या जाता है या किसको जाता है, तो हमें उत्तर मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कर्म नहीं हो रहा है। तो कर्म नहीं हो रहा है, उत्तर भी नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसके अंदर कर्म है ही नहीं। दूसरा दिया मैंने कि मधु लिखती है। अब लिखती है, क्या लिखती है या किसको लिखती है, उत्तर नहीं मिल रहा है। लिख रही है, क्रिया तो हो रही है, लेकिन वो लिख क्या रही है इसका हमें पता नहीं चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। राम सोचता है। अब राम क्या सोचता है हमें इसके बारे में नहीं पता, किसको लेकर सोच रहा है हमें ये भी नहीं पता है, तो ये भी क्या हो जाएगी अपनी अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि यदि आपको क्या और किसको क्रिया से पहले लगाने से उत्तर न मिले तो वो अकर्मक होगी। और दूसरा ध्यान रखना, कभी भी उसमें कारक चिन्ह को का प्रयोग नहीं होता है। ये अकर्मक क्रिया की पहचान है। पहचान होने को तो ये सकर्मक की भी है। सकर्मक की कैसे हो जाएगी, जब हमें उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि वो कर्म के साथ हो रही है और कर्म के साथ होगी और हम क्रिया से पहले यदि क्या या किसको लगाएंगे तो हमें तो पता चल जाएगा और हमें उत्तर मिल जाएगा, तो वो सकर्मक हो जाएगी। अब सकर्मक कैसे होगी कि जिसमें कर्म होता हो वो सकर्मक, जब वाक्य में क्रिया का कर्म मुख्य होता है, क्रिया का कर्म मुख्य होता है। और कर्ता कैसा होता है, गौण, यानी उसका इतना रोल नहीं रहता है, इतनी उसकी भूमिका वाक्य में नहीं होती है। उसकी आवश्यकता तो होती है लेकिन क्रिया के आधार पर वो गौण रहता है। अब कैसे इसको समझते हैं, जैसे यहाँ अकर्मक में जो अपन ने उदाहरण लिया था कि राम जाता है, अब अपने को उत्तर नहीं मिल रहा था। अब इसी को सकर्मक क्रिया कैसे बनी जा सकती है कि राम गांव जाता है। अब अगर मैं यहाँ क्या या क्या लगाऊं तो उत्तर ढंग से नहीं मिल रहा है, लेकिन यदि किसको लगाया, किसको जाता है कि गांव जाता है, यानी गांव को वो जा रहा है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, कर्म हो गया, क्योंकि क्रिया का सीधा संबंध किससे बन रहा है, कर्म से बन रहा है। कर्म से बना तो सकर्मक, ठीक है। अब यही ऐसे जैसे ऊपर दिया था, मधु लिखती है, क्या लिख रही थी हमें नहीं पता था, और जैसे ये सकर्मक के लिए इसका प्रयोग किया जाए तो यदि यहाँ बीच में कर्म डाल दिया जाए, क्या कि पत्र, ये मैंने यहाँ कर्म डाल दिया, जैसे ही कर्म डाला तो ये वाक्य किस श्रेणी में या ये क्रिया किस श्रेणी में आ गई, सकर्मक की श्रेणी में, तब हम इसको सकर्मक कह सकते हैं, ठीक है। अब ये सकर्मक क्रिया भी क्या है, क्योंकि कर्म कभी एक ही होता है क्या, एक ही वाक्य में एक से अधिक कर्म हो सकते हैं। तो एक से अधिक कर्म हो सकते हैं, किस तरीके से होते हैं कि जैसे यहाँ तो ये राम कैसा था, अकर्मक क्रिया के साथ में था। अब यही राम क्या कर रहा है, राम पक्षियों को दाना देने का सोचता है।
अब यहाँ राम, यहाँ तो बिना कर्म का था, कोई कर्म ही नहीं कर रहा था, और वही राम यहाँ पे दो दो कर्म साथ में लेके आया है। अब दो कर्म यहाँ पे पहुंचे हो गए कि भाई किसको यहाँ उत्तर मिल रहा अपने को, पक्षियों को। तो पक्षियों को, तो यहाँ तो एक कर्म ये हो गया, क्या हो गया आपका ये एक कर्म। और वहीं दूसरा कर्म कौन सा हो गया कि यहाँ पे क्या देने की सोच रहा वो, दाना। तो यहाँ दाना क्या हो गया, दूसरा कर्म। जब एक वाक्य में दो कर्मों का प्रयोग किया जाता है तो वो सकर्मक का दूसरा विभाजन हो जाता है सकर्मक। तो कर्म के आधार पर यह सकर्मक क्रिया कितने प्रकार की हो जाती है अपनी, दो प्रकार की। अब दो प्रकार की कौन कौन सी हो जाएगी, जैसे राम गांव जाता है तो इसमें एक ही कर्म हो रहा है। जब एक ही कर्म हो, जब एक ही कर्म हो तो वो एक कर्मक, एक कर्मक सकर्मक क्रिया। और जब यहाँ पे ये जैसे दो कर्म हो रहे हैं, जब कहीं पे भी दो कर्म होंगे तो जो दो कर्म होंगे तो वहां क्या हो जाएगी वो क्रिया, द्विकर्मक, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि द्विकर्मक कैसे हुई कि यहाँ पे दो कर्म हो रहे हैं। अब और कैसे हो सकते हैं, जैसे छात्र बच्चों से पाठ पढ़वाते हैं, सॉरी अध्यापक छात्रों से पाठ पढ़वाते हैं। तब यहाँ पे अध्यापक क्या कर रहे हैं, दो कर्म कर रहे हैं। किसको दो कर्म किया कि छात्रों को और पाठ, यहाँ पे दो कर्म हो रहे हैं। तो ये क्या कैसी हो जाएगी, द्विकर्मक क्रिया। तो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आप वीडियो को देखिए किस प्रकार ट्रिक के आधार पर आप इस व्याकरण के टॉपिक को आसान तरीके से समझेंगे। ट्रिकी हिंदी पहली बार शायद आपके सामने आई है। जैसे कि क्रिया को पहचानने की ट्रिक क्या है, या क्रिया के भेद को पहचानने की ट्रिक क्या है कि कर्म कितने हैं, दो। मनुष्य के जीवन में कितने कर्म हुए, अगर ऐसे याद नहीं रहता है तो क्रिया को ऐसे, इसके भेद को इस तरीके से याद कर सकते हैं कि पाप और पुण्य किसको याद नहीं रहते, तो कर्म कितने हुए, दो। अब दो कर्म कौन से हो गए यहाँ पे, सकर्मक और अकर्मक। और वहीं रचनाएं कितनी हुई, यानी मनुष्य अपने जीवन में कितनी लीलाएं करता है, खूब प्रकार की करता है। लेकिन क्रिया ने यहाँ पे कितनी लीलाएं ली, कितनी रचनाएं ली उसकी, तो 6। तो कर्म 2 और रचनाएं 6, ये क्या होगी, मनुष्य की क्रियाएं। तो ये अपनी होगी क्रिया के भेद की ट्रिक। और ये ट्रिक ठीक वैसे ही काम करेगी जैसी आपने संज्ञा की जो ट्रिक क्या बताई थी मैंने आपको। संज्ञा की ट्रिक क्या होती है कि व्यक्ति में जाति के भावों एवं द्रव्यों का समूह, वो संज्ञा कहलाता है। और ठीक वैसे ही वाक्य का दूसरा पद सर्वनाम के भेद की क्या ट्रिक थी, सर्वनाम के भेद की ट्रिक थी कि पुरुषों में किस प्रकार के निश्चयात्मक और अनिश्चयात्मक निजता के यानी स्वयं के प्रश्नों का संबंध। तो इस प्रकार ये ट्रिकी हिंदी आप अच्छे से देखिए, पूरे वीडियो देखिए और लाभ उठाइए इस ट्रिकी हिंदी का। और इस हिंदी व्याकरण को जिस तरीके से हमने आपके लिए आसान बनाया है, आशा करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और आप इसी तरीके से लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे से आगे दूसरों को भी लाभ देते रहिएगा। धन्यवाद।